तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गवर्नमेंट रूल्स डिकोडेड पर। और ईएमआरएस का पेपर देख करके अंदाज़ा लग गया होगा। हालांकि हम डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का एक ट्रेंड समझ में आया है वो ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे वो भी कहीं ना कहीं नॉलेज को चेक करेंगे और फैक्चुअल नॉलेज को चेक करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में लिमिटेशन के साथ क्वेश्चन दिया है और फैक्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा जो लिखने वाला हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे या सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ है क्वेश्चन पेपर में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है वो जीएफआर पर है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, क्योंकि नो डाउट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ईएमआरएस का अगर आज का पेपर देखें तो उसमें लगभग 8 नंबर के क्वेश्चंस, मतलब 4 एमसीक्यूज और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो जीएफआर और जेम से मिला करके है। सो विदाउट मच एडू, लेट अस स्टार्ट डिकोडिंग द जनरल फाइनेंशियल रूल्स। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 6 पे फोकस किया था, और इसमें हमने चैप्टर 6 के अलावा जो चैप्टर्स हैं, जिसमें जो सीबीएसई का एक फेवरेट चैप्टर है चैप्टर 9, ग्रांट इन एड एंड लोन्स, इससे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो चैप्टर 9 से भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं और चैप्टर 6 के अलावा सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन द ईएमआरएस प्रिंसिपल एग्जाम टीयर 2 जो आज हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट डिकोडिंग द क्वेश्चंस, द रूल्स विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ मिनिस्ट्री अ फाइनेंशियल पावर हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली डेलीगेटेड। मतलब किसी फाइनेंशियल पावर को डेलीगेट नहीं किया गया है किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को। तो जीएफआर 2017 क्या कहता है कि ये पावर किसके पास रहेगी? तो भाई रूल 23 कहता है कि अगर डेलीगेशन में हमने किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को फाइनेंशियल पावर नहीं दी है, तो वो जो पावर है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रहेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। The financial powers of the government which have not been delegated, जिनको डेलीगेट नहीं किया गया है to a subordinate authority, they will vest in the finance ministry। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी था। Now a department wants to introduce a new internal regulation। एक कोई इंटरनल रेगुलेशन लाना चाहता है एक डिपार्टमेंट, लेकिन उसमें कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, कुछ फाइनेंशियल उसका बियरिंग है, कुछ उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है। तो अगर कोई ऐसा इंटरनल रेगुलेशन डिपार्टमेंट लाना चाहता है तो इस रेगुलेशन के वैलिड होने के लिए क्या मैंडेटरी कंडीशन है? तो भाई देखिए, कोई भी ऐसा काम अगर हम करेंगे जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होगा और हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कोई भी काम वो बिना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल के हम नहीं कर सकते। तो इट मस्ट बी मेड बाय और विद it must be made by or with the approval of Ministry of Finance। So the correct option is option B as per rule 4। rule 4 कहता है भाई departmental regulations of financial character must be invariably be made by or with the approval of Ministry of Finance। ध्यान रखेंगे इसको, ये कोई भी इंटरनल रेगुलेशन जिसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल के बिना नहीं लागू हो किया जा सकता है, नहीं वैलिड होगा वो। मार्च के महीने में एक हेड ऑफ ऑफिस क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई बहुत पैसा बचा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस के हेड में, और सोचते हैं कि भाई चलो 3 जो है हाई एंड सर्वर परचेज कर लेते हैं जिससे कि ये पैसा जो है वो लैप्स ना हो, बजट जो है वो लैप्स ना हो ऑफिस एक्सपेंसेस का। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है।
रूल 62 कहता है कि भाई रश ऑफ एक्सपेंडिचर इन द क्लोजिंग मंथ्स मतलब ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च और खास तौर से मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है 31 मार्च को, तो क्लोजिंग मंथ में रश ऑफ एक्सपेंडिचर हमको नहीं करना है एज पर रूल 62(3). सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। रूल 62(3) कहता है कि रश ऑफ एक्सपेंडिचर particularly in the closing month of the financial year shall be regarded as a breach of financial propriety and shall be avoided। तो क्लोजिंग मंथ में यानी मार्च में रश ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं करना है, और इसकी सीलिंग भी प्रिस्क्राइब्ड है कि 25% से ज़्यादा टाइम टू टाइम इसमें सर्कुलर्स आते रहते हैं, तो रश ऑफ एक्सपेंडिचर हमको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिनिस्ट्री इज कंसीडरिंग अ न्यू सर्विस अंडर कैपिटल सेक्शन इन्वॉल्विंग द परचेज ऑफ आईसीटी इक्विपमेंट, और उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 75 करोड़। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट प्रोसीजर है अप्रूवल का? नो प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नीडेड इफ सेविंग्स एग्जिस्ट विद इन द सेम सेक्शन। अगर हमारे पास सेविंग्स हैं उसी सेक्शन में तो हमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। गलत है ये। इट रिक्वायर्स अ रिपोर्टिंग लिमिट टू पार्लियामेंट एज द कॉस्ट इज बिटवीन ₹50 करोड़ एंड 100 करोड़। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। हमें रिपोर्ट करना है पार्लियामेंट को, और अगर 100 करोड़ से ज्यादा होगा तो प्रायर अप्रूवल जो है पार्लियामेंट का मैंडेटरी होगा। तो ये जो है हमारे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ये कुछ ऑब्जेक्ट हेड्स दे रखे हैं: मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आईसीटी इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स, आर्म एंड एम्यूनिशंस, लैंड। इसमें अगर हमें 50 करोड़ से 100 करोड़ तक खर्च करना है, हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए विद इन द सेम सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमें पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, और 100 करोड़ से ज्यादा है अगर, सेविंग्स तो होनी ही चाहिए, नो डाउट। सेविंग्स होना एक मैंडेटरी कंडीशन है, उसी सेक्शन में हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए खर्च करने के लिए। तो 100 करोड़ से ज्यादा होने पर प्रायर अप्रूवल जो है पार्लियामेंट का जरूरी है। अभी ऑब्जेक्ट हेड क्या है तो समझते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 अकाउंट हैं, रूल 77 में बात की गई है इनकी। तो रूल 77 में बात की गई है, एक तो है हमारा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिससे हम लोगों को सैलरी वगैरह मिलती है। तो एक है रूल 77 में कॉन्सोलिडेटेड फंड, पार्ट 1 कहते हैं इसे। दूसरा है कंटिजेंसी फंड, इसे कहते हैं पार्ट 2। और तीसरा है पब्लिक अकाउंट। तीसरा क्या है हमारा? पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड में हमारे 2 पार्ट हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। फिर रेवेन्यू के 2 पार्ट हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल के 3 पार्ट हैं, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेप्ट, जिसमें लोन और एडवांसेस आते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, रेवेन्यू के 2 पार्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब जैसे इनकम टैक्स जो हम जमा करते हैं वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल के 3 पार्ट्स हैं, क्या है? कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेप्ट्स, जिसमें हमारे आते हैं लोन और एडवांस। लोन और एडवांस एक जगह और आएंगे। अभी जो कंटिजेंसी फंड है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 के अंतर्गत। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 267 था, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, या सेक्शन 48 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। और इसमें क्या है, एक मेजर हेड होता है। मेजर हेड अकाउंट में एक क्या होता है? मेजर हेड। और मेजर हेड के बाद फिर सब हेड्स होंगे, और फिर माइनर हेड्स होंगे, डिटेल्ड हेड्स होंगे। तो ये क्या है? अकाउंट्स का नॉमेनक्लेचर है। मतलब मेजर हेड, माइनर हेड
और माइनर हेड में सब हेड और डिटेल्ड हेड्स। अकाउंट के हेड्स होते हैं, नेचुरल सी बात है, जैसे हम लोग स्कूल में भी खर्चा करते हैं तो कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाता है कुछ, तो इस तरीके से उन्होंने अकाउंट का क्या कर रखा है, नॉमेनक्लेचर कर रखा है। अच्छा, इसमें भी कंसोलिडेटेड फंड में भी आइए, कंसोलिडेटेड फंड में भी मेजर हेड होते हैं और सब मेजर हेड होते हैं, मेजर हेड और सब मेजर हेड होंगे। और कंटिजेंसी फंड में मेजर हेड होंगे और माइनर हेड होंगे, और माइनर हेड के साथ साथ क्या होंगे, सब और डिटेल्ड हेड्स होंगे। अभी जो पब्लिक अकाउंट है, जो तीसरा है, इसमें क्या है, पार्ट 3, इसमें आते हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डेब्ट्स। जो डेब्ट्स है, वो डेब्ट्स जो पार्ट 1 में कवर नहीं हो रहे हैं, डिपॉजिट्स जो गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं, एडवांसेस हैं, रेमिटेंस हैं, और कैश बैलेंस, ये किस में आता है, ये आता है पब्लिक अकाउंट्स में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें कितने अकाउंट्स हैं और कौन सा रूल है, रूल 77 गवर्न करता है कि 3 अकाउंट्स है, कंसोलिडेटेड फंड पार्ट 1 और कंटीजेंसी फंड पार्ट 2 और पब्लिक अकाउंट्स पार्ट 3। और आपने जगह जगह रूल्स में एफआर में पढ़ा भी होगा कि सैलरी जिनकी कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है या लाइक दैट। तो वो जो है हमारा ये जो डिफिनीशन है, जो नॉमेनक्लेचर है, दैट इज गिवन इन रूल 77। किसमें दिया गया है, वो रूल 77 में दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हमारा अगर 50 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ से कम है तो हमें पार्लियामेंट को क्या करने की ज़रूरत है, रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। और अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास इस सेक्शन में सेविंग्स होनी चाहिए, तभी हम वो कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ डिपार्टमेंट इनकर्स एन एक्सपेंडिचर दैट एक्सीड्स द टोटल ग्रांट ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट ने जितना ऑथराइज किया था उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर एक्सीड कर गया है। तो अब इस एक्सेस एक्सपेंडिचर को जीएफआर में कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो भाई रूल 57 जो है वो कहता है कि इसके लिए हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट लेनी पड़ेगी या एडवांस लेना पड़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा, कंटिजेंसी फंड से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एलोकेटेड था उससे ज्यादा हमने क्या कर लिया है, खर्च कर लिया है। तो उसके लिए या तो सप्लीमेंट्री ग्रांट लेंगे या एडवांस लेंगे। कहां से लेंगे, कंटिजेंसी फंड से लेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। रूल 57 कहता है कि भाई कोई भी एक्सपेंडिचर जो है, जो हो रहा है, जिसका इफेक्ट ये है कि वो टोटल ग्रांट जो है जो पार्लियामेंट ने दी थी उसको उससे एक्सीड कर गया है, जितना पार्लियामेंट ने ग्रांट किया था, सैंक्शन किया था, उससे एक्सीड कर गया है बाय लॉ फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, देन उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम सप्लीमेंट्री ग्रांट लेंगे या उसका अप्रोप्रिएशन करेंगे या फिर एडवांस लेंगे। कहां से, कंटीजेंसी फंड से। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी। उसके बाद टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसको एक्सपेंडिचर कंट्रोल में रखना है कि भाई बजट से ज़्यादा ना हो जाए, सीलिंग से ज़्यादा ना हो जाए, फंड से ज़्यादा ना हो जाए। तो उसके लिए उसको मंथली लायबिलिटी स्टेटमेंट जीएफआर 3 के फॉर्मेट में, देखो भाई ईएमआरएस के पेपर से याद देख सकते हो आप, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ये रूल्स के नंबर जो है वो थोड़े से जहन में रखने पड़ेंगे प्रोमिनेंट रूल्स के, कि कौन सा रूल है, कौन सा रूल नंबर है, कौन सा फॉर्मेट है, क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चन एग्जाम में, और सीबीएसई ही एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो ये कुछ चीजें याद रखेंगे। तो अक्टूबर के महीने से कंट्रोलिंग ऑफिसर को क्या कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए मंथली लायबिलिटी स्टेटमेंट्स जीएफआर 3A में लेना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि वो एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल अपना मेंटेन कर सके। नाउ 7th, नेक्स्ट क्वेश्चन। A ministry is executing a project through a public work organization. A dispute arises, एक dispute हो जाता है क्या, कि भैया जो स्पेसिफिक एडिशन हम कर रहे हैं क्या वो ओरिजिनल वर्क है या वो माइनर वर्क है, वो कैसा वर्क है। तो इसमें जो है डेफिनेशन है
इनकी दी हुई है रूल 130 में कि ओरिजिनल वर्क, 3 तरीके के वर्क हैं, ओरिजिनल वर्क, माइनर वर्क और रिपेयर वर्क। तो नेचुरल सी बात है, देख लेते हैं पहले उसको हम। 3 तरीके के वर्क हुए, एक हुआ ओरिजिनल वर्क, एक हुआ माइनर वर्क और एक हुआ रिपेयर वर्क। ओरिजिनल वर्क का मतलब है जितने भी नए कंस्ट्रक्शंस होंगे, साइट प्रिपरेशन होंगी, एडिशन और ऑल्टरेशन होंगे किसी एग्जिस्टिंग काम में, स्पेशल रिपेयर होंगे न्यूली परचेज्ड और प्रीवियसली अबैंडन्ड। कोई पुरानी बिल्डिंग थी जो खंडहर थी, उसको हमने स्पेशल रिपेयर किया, स्ट्रक्चर को खड़ा किया दोबारा से। इंक्लूडिंग रीमॉडलिंग और रिप्लेसमेंट, कुछ रीमॉडल किया किसी इक्विपमेंट को। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? ओरिजिनल वर्क में आएंगे। माइनर वर्क वो होंगे जो कैपिटल वैल्यू ऐड करेंगे टू एग्जिस्टिंग एसेट्स, लेकिन नया एसेट नहीं क्रिएट करेंगे। उन्हें हम किस श्रेणी में लाएंगे? माइनर वर्क की श्रेणी में लाएंगे। मतलब कोई एसेट है, एग्जिस्टिंग है, एसेट है, कोई चीज है हमारे पास, और उसमें हमने क्या किया कि कुछ एडिशन कर लिया, एक कमरा बना दिया मान लिए, तो कैपिटल वैल्यू बढ़ी। तो कैपिटल वैल्यू बढ़ी तो उससे क्या हुआ कि भाई वही बिल्डिंग है, वही रूम है, उसी रूम में हमने मान लो एक सेक्शन ऐड कर दिया। तो क्या हुआ कि कैपिटल वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन कोई नया एसेट क्रिएट नहीं हुआ, तो उसे क्या कहेंगे? माइनर वर्क कहेंगे। रिपेयर वर्क क्या होते हैं? वर्क्स अंडरटेकन टू मेंटेन बिल्डिंग एंड फिक्चर्स, जो हम अक्सर कराते रहते हैं। टैप टूट गई, पाइप खराब हो गया, चेंज करना है, और इस पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो वैल्यू में, एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं करता। नेचुरल सी बात है भाई, एक टैप खराब थी, वो टूट गई, खराब हो गई, तो दूसरी टैप लगा दी, तो एडिशन कहाँ हुआ? एसेट में तो एडिशन नहीं हुआ ना। तो वो क्या हुआ? नो एडिशन टू द एसेट, इट ओनली रीस्टोर्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द एसेट। केवल उसकी फंक्शनैलिटी को रीस्टोर करता है, क्योंकि टैप खराब हो गई थी, हमने टैप बदल दी। रिपेयर वर्क को जो है वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट्स में। कौन कौन से? एक तो एनुअल रिपेयर, जो रूटीन या ईयरली ऑपरेशन मेंटेनेंस वर्क, जैसे आपने मान लीजिए आरओ का मेंटेनेंस करा लिया, एएमसी करा लिया, ऑन बिल्डिंग्स एंड फिक्चर्स। और स्पेशल रिपेयर वो होते हैं जो हम लेते हैं, जैसे किसी मान लीजिए अबंडेंट बिल्डिंग को हमें दोबारा से खड़ा करना है, उसको वापस रीयूजेबल करना है, तो वो आता है स्पेशल रिपेयर में। इसीलिए कुछ स्पेशल रिपेयर्स को हम ओरिजिनल वर्क भी कह देते हैं। तो मुझे लगता है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो माइनर वर्क कौन सा हुआ अब इसमें से? तो माइनर वर्क वो हुआ जो कैपिटल वैल्यू ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग एसेट्स में, लेकिन नया एसेट क्रिएट नहीं करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? माइनर वर्क कहेंगे। और जैसे एक लाइन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें हमें ये डेफिनेशंस इस तरीके की जहन में रखनी है, टर्मिनोलॉजी को जहन में रखना है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो है, जो टेक्निकल जार्गन्स हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एर्थ, इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द अमाउंट इन वर्ड्स। आपने देखा होगा अकाउंट्स में अमाउंट वर्ड्स में भी लिखा जाता है और फिगर्स में भी लिखा जाता है, फाइनेंशियल बिड में जेम पे भी लिख के आता है। तो विच वन प्रिवेल्स अकॉर्डिंग टू जीएफआर? तो अगर इन दोनों में डिस्क्रिपेंसी है वर्ड और फिगर में, तो कौन सा जो है वो माना जाएगा, प्रिविलेंट होगा, एप्लीकेबल होगा? तो भाई द अमाउंट इन वर्ड्स विल बी एप्लीकेबल, विल बी वैलिड, विल प्रिवेल। तो अमाउंट इन वर्ड्स जो है उसको हमारे सही माना जाएगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। सो अमाउंट इन वर्ड्स विल प्रिवेल if there is a discrepancy. A grant और appropriation, कोई ग्रांट अगर हमें मिली है, कैन बी यूटिलाइज टू कवर, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसमें? ओनली लायबिलिटीज क्रिएटेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, चार्जेस इंक्लूडिंग लायबिलिटीज ऑफ द पास्ट ईयर that are to be paid and adjusted within the current financial year। बिल्कुल, कोई अप्रोप्रिएशन ग्रांट मिली है, मतलब कहीं पर बजट हमारा रीअप्रोप्रिएट हुआ है, दोबारा उसको रिवाइज किया गया है, तो वो क्या, उसमें हम क्या क्या कवर कर सकते हैं रीअप्रोप्रिएशन में या ग्रांट में? उसमें हम चार्जेस, लायबिलिटीज पिछले साल की जो अभी दी जानी है और उनको करंट फाइनेंशियल ईयर में
एडजस्ट करना है कि भाई लायबिलिटी खत्म हो जाए, तो उसके लिए ग्रांट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रूल 57 ये कहता है कि भाई ग्रांट ऑफ अप्रोप्रिएशन जो है, ग्रांट और अप्रोप्रिएशन जो है, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली टू कवर द चार्जेस इंक्लूडिंग लायबिलिटीज इफ एनी ऑफ द पास्ट ईयर, जो हमें इस फाइनेंशियल ईयर में देनी है और एडजस्ट करना है उस ईयर के अकाउंट में, जिससे कि उस ईयर के अकाउंट में पेंडिंग लायबिलिटीज हमारी जीरो हो जाएं या कम हो जाएं। नो चार्जेस अगेंस्ट अ ग्रांट ऑफ अप्रोप्रिएशन कैन बी ऑथराइज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद जो है उस पर चार्ज ऑथराइज नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए उसको हमें क्या करना है, उसी में कंज्यूम करना है। अब एक डिपार्टमेंट जो है वो कुछ गाड़ियां लेना चाहता है, स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, थ्रू जेम पोर्टल, और उनकी टोटल वैल्यू 1.5 करोड़ है। प्रोक्योरमेंट ऑफिसर कहते हैं कि भाई 50,000 से ज़्यादा है तो हमें बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन में जाना पड़ेगा। तो जीएफआर का क्या एक्सेप्शन है व्हीकल्स को लेकर के, ऑटोमोबाइल्स को लेकर के? तो 2024 जुलाई में सर्कुलर आया है भाई, जो ये कहता है कि ऑटोमोबाइल्स के केस में हम डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं जेम पे विदाउट एनी लिमिट। पहले ये 25 लाख था, फिर 30 लाख हुआ, फिर और बड़ा, फिर उसके बाद जीएफआर में ऑटोमोबाइल्स के केस में डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट जो है वो परमिट कर दिया बिना किसी लिमिट के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक चोरी हो गई गवर्नमेंट लेबोरेटरी में, उसमें 45,000 के इक्विपमेंट की चोरी हो गई। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, पुलिस को तो इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन ऑडिट ऑफिसर को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा, या निर्णय लिया कि ऑडिट ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि भैया अमाउंट जो है वो 50,000 से कम है। तो क्या ये सही है? तो पहले तो हम ये समझते हैं कि रूल 33 जो है, जो जीएफआर 2017 का है हमारा, वो कहता है रिपोर्ट ऑफ लॉसेस के बारे में, कि रिपोर्ट ऑफ लॉसेस क्या है। इट डिस्कसेस अबाउट रिपोर्ट ऑफ लॉसेस। रूल 33 ये कहता है कि भाई केसेस, ऐसे केसेस जिनमें लॉस ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व हो ड्यू टू मिस्टेक इन असेसमेंट, या फिर अंडर असेसमेंट की वजह से हो लॉस ऑफ रेवेन्यू, या फिर कोई रिफंड हो, या फिर पेटी लॉस हो नॉट एक्सीडिंग 10,000, नॉट एक्सीडिंग 10,000। ठीक है, तो इनको तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10,000 से ज्यादा है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो सीरियस इरेगुलरिटीज हैं, सीरियस इरेगुलरिटीज अगर कोई हुई हैं, तो सीरियस इरेगुलरिटीज जो हैं वो शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर या चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, लाना ही पड़ेगा उनको। एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहां पर याद रखेंगे, कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अलग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो अलग है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इनके संज्ञान में लाना ही लाना है अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी हुई है तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो जो भी है इसको लॉस को रिपोर्ट करना जरूरी है। एनी लॉस ऑफ पब्लिक मनी, एनी लॉस ऑफ पब्लिक मनी प्रॉपर्टी मस्ट बी रिपोर्टेड टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर एंड प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। ये हमने बताया कि ये जो भी अंडर असेसमेंट की वजह से है, हाँ इसमें पेटी लॉस जो है, जो 10,000 से कम है उनको नहीं बताने की जरूरत है, लेकिन 10,000 से ऊपर है उनको बताने की जरूरत है। तो पेटी लॉस नॉट एक्सीडिंग 10,000, तो इसलिए एनी लॉस ऑफ पब्लिक मनी प्रॉपर्टी must be reported to the next higher authority, audit officer and principal accounts officer as per the
केस, जो भी केस है। तो रूल 33(1) जो है इट मैंडेट्स इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफ लॉसेस टू द हायर अथॉरिटी, ऑडिट एंड पीएओ इवन इफ द लॉस हैज बीन मेड गुड। भले ही उसकी रिकवरी क्यों ना कर ली गई है, लेकिन फिर भी वो बताने जरूरी हैं। जैसे हमने बताया कि केसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू मिस्टेक्स इन असेसमेंट्स, अंडर असेसमेंट, रिफंड्स, पेटी लॉस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10,000, इन सबको बताने की जरूरत है। किसको? हायर अथॉरिटीज को। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे हम लोग। अ मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट वाया अ पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। The public work organization adds a wing to an existing office building, adding capital value but not creating a completely new asset. मतलब उसकी वैल्यू तो बढ़ा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नया एसेट नहीं क्रिएट कर रहा है। तो वो किसकी डेफिनेशन में आएगा? क्या वो ओरिजिनल वर्क होगा? क्या वो रिपेयर वर्क होगा? क्या वो मेंटेनेंस वर्क होगा? तो वो माइनर वर्क होगा। अभी हमने देखा था कि भाई उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है, कैपिटल वैल्यू, लेकिन नया एसेट नहीं क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं? माइनर वर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ रजिस्टर्ड सोसाइटी रिसीव्स अ जनरल पर्पस एनुअल ग्रांट इन एड ऑफ ₹25 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी को 25 लाख की ग्रांट इन एड मिलती है और उसके पास 22 रेगुलर स्टाफ मेंबर्स हैं और 55% जो उसका रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उस ग्रांट से ही पूरा होता है। तो भैया क्या मैंडेटरी क्लॉज है जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी को इंक्लूड करना है उसमें? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसमें जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनको क्लॉज यूज करना है, उसमें इंसर्ट करना है अ क्लॉज इंश्योरिंग रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC इन देयर स्टाफ इन देयर पोस्ट एंड सर्विसेज। तो वो क्लॉज इंसर्ट करना है कि उन्हें रिजर्वेशन देना है, क्योंकि 55% जो है उनका रिकरिंग एक्सपेंडिचर, मतलब मोर देन 50%, उसी ग्रांट से हो रहा है। तो इसमें ये कंडीशन है कि अगर 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय किए हैं और 50% से ज़्यादा रिकरिंग एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की ग्रांट से आ रहा है, ग्रांट इन एड से आ रहा है, तो रिजर्वेशन क्लॉज जो है वो मैंडेटरी प्री कंडीशन है वहां पर। अब एक गवर्नमेंट लाइब्रेरियन है, वो अपना इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर रहे हैं। तो रूल 211 क्या कहता है कि कौन सा स्पेसिफिक फॉर्म है लाइब्रेरी बुक्स के लिए? तो लाइब्रेरी बुक्स के लिए जो है फॉर्म GFR 18 है, जो स्पेसिफिकली किसके लिए डिजाइंड है? लाइब्रेरी बुक्स के लिए। तो while form GFR 22 is for fixed assets, GFR 23 is for consumables, GFR 18 is specifically for library books। तो इसको याद रखेंगे। अब एक गवर्नमेंट स्कूल जो है वो माइनर रिपेयर वर्क करना चाहता है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है अप टू विच द स्कूल मिनिस्ट्री कैन एग्जीक्यूट दीज रिपेयर डायरेक्टली विदाउट अ पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन? तो डायरेक्टली कर सकते हैं बिना किसी पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन के। तो क्या लिमिट है? तो उसकी लिमिट है भैया 60 लैक्स। 60 लैक्स तक का, पहले 30 लैक्स थी, अभी 2024 में अमेंड करके इसको 60 लैक्स कर दिया, जहां पर मिनिस्ट्री जो है या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिपेयर वर्क को डायरेक्टली कर सकता है बिना किसी पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज किए हुए। अब इसमें ऐसा ही क्वेश्चन EMRS में आया है Tier 2 में, जो आज पेपर हुआ था। एज पर रूल 133 ऑफ GFR 2017, a ministry or department at its discretion may execute repair work after allowing due procedure indicated in rule 139, 159 and 160 of GFR 2017 up to a cost of which of the value threshold। तो यहां पर भी ऑप्शन क्या है? 60 लैक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है 60 लैक्स। कि अब जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है वो 60 लैक्स तक का जो है रिपेयर वर्क डायरेक्टली कर सकते हैं बिना किसी पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किए। पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये CPWD या MES जो ये डेजिग्नेटेड है, या और कोई पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरह। नाउ अंडर रूल 31, which of the following financial sanctions does not lapse at the end of the year even if the money is not drawn? मतलब पैसा नहीं निकाला है फिर भी वो जो सैंक्शन है वो लैप्स नहीं मानी जाएगी। तो कौन सी है इनमें से वो? तो इनमें से जो सैंक्शन है फॉर एन एडिशन टू अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट
अंडर अ जनरल स्कीम, मतलब कोई सैंक्शन हमने किया है, कुछ एडिशन करना है एस्टेब्लिशमेंट में अंडर अ जनरल स्कीम, तो भले ही हमने पैसा नहीं निकाला है लेकिन वो लैप्स नहीं माना जाएगा एज पर रूल 31। तो रूल 31 कहता है कि भाई नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द रूल 30, अ सैंक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एडिशन टू अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मेड फ्रॉम ईयर टू ईयर अंडर अ जनरल स्कीम बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और in respect of an allowance sanctioned for a post or for a class of government servants but not drawn by the officers concerned shall not lapse। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि किसी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में एडिशन हो जो साल दर साल किसी जनरल स्कीम में हो रहा है बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या कोई अलाउंस हो जो किसी पोस्ट के लिए सैंक्शन किया हो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए सैंक्शन किया हो, लेकिन उन्होंने ऑफिसर्स ने विड्रॉ नहीं किया उसको, तो वो लैप्स नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि केवल एडिशन टू परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है, अलाउंसेस जो हैं किसी पोस्ट के लिए जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं वो भी लैप्स नहीं होंगे अगर उनको ड्रॉ नहीं किया जाएगा एज पर रूल 31। अब एक डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, माइनर रिनोवेशन कराना चाहता है अपने ऑफिस ब्लॉक का, और उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट है 9.5 लाख। तो 2024 का जो अमेंडमेंट है उसके लिए हिसाब से डिफॉल्ट मोड क्या है प्रोक्योरमेंट का, तो भैया जो डिफॉल्ट मोड है प्रोक्योरमेंट का वो है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। तो 9.5 लैक्स है तो उसका जो डिफॉल्ट वो है दैट इज लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी फॉर 9.5 लैक्स। तो रूल 139 ये कहता है कि भाई लिमिटेड टेंडर जो है वो हम बुलाएंगे फॉर वर्क्स कॉस्टिंग लेस देन 10 लैक्स, और ओपन टेंडर जो होंगे वो किसके लिए होंगे, फॉर वर्क्स बिटवीन 10 लैक्स एंड 60 लैक्स। तो लिमिट्स याद रखेंगे। अब क्या हुआ कि भाई कोई अनफोर्सीन सिचुएशन हो गई, बाढ़ आ गई और उसकी वजह से बाउंड्री वॉल जो है एक हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन की कोलैप्स कर गई। अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने क्या किया कि एक लायबिलिटी इनकर की फॉर अ इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन विदाउट प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया और एक लायबिलिटी के हिसाब से एक रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर कर दिया उन्होंने। तो क्या ये एक्शन सही है? तो भाई इसमें जो है एक्सेप्शन है। रूल 136(2) ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत इमरजेंसी है, जैसी हुई, कब हुई, अनफोर्सीन फ्लड आ गई, तो जो ऑफिसर है वो अपना जजमेंट, अपना विवेक इस्तेमाल करके ये काम करा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसको पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भी कार्यवाही आगे बढ़ानी पड़ेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेकिन अर्जेंसी होनी चाहिए, अर्जेंसी जस्टिफाइड होनी चाहिए। अब उसके बाद आते हैं भाई फॉर अ लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वैल्यूड एट ₹150 करोड़, द मिनिस्ट्री मस्ट सेट अप अ रिव्यू कमिटी टू मॉनिटर प्रोग्रेस। व्हाट इज द मैक्सिमम वेरिएशन दिस कमिटी इज एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट। तो 150 करोड़ का है और मिनिस्ट्री ने एक रिव्यू कमेटी बनाई है मॉनिटर प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। तो ये जो कमेटी है वो मैक्सिमम कितना वेरिएशन जो है एक्सेप्ट कर सकती है जो सैंक्शनड है उसमें। तो भाई ये जो है 10%, विद इन 10% ऑफ द अप्रूव्ड एस्टिमेट्स, और उससे ज़्यादा होगा तो फिर हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो विद इन 10% ऑफ द अप्रूव्ड एस्टिमेट्स वेरिएशन कैन बी एक्सेप्टेड बाय दिस कमिटी। तो रूल 141 कहता है कि भाई रिव्यू कमेटी बनानी ही बनानी है 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स के लिए, और इस कमेटी के पास 10% वेरिएशन को एक्सेप्ट करने की पावर होती है। अब जब कोई फाइनल पेमेंट बनाया जा रहा है बिल्डिंग प्रोजेक्ट का, तो जो डीडीओ साहब हैं वो देखते हैं कि जो पर्सनल सर्टिफिकेट है ऑफिसर इंचार्ज का, उस एजेंसी का जिसने वो कंस्ट्रक्शन किया है, प्रोजेक्ट बनाया है, वो मिसिंग है। तो ऑफिसर इंचार्ज जो हैं वो मना कर देते हैं साइन करने के लिए। कहते हैं भाई कि पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन, उसने तो दे ही दिया आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो क्या पेमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है कि फाइनल पेमेंट हम तभी करेंगे जब वो जो ऑफिसर इंचार्ज हैं प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो जीएफआर का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें वो रिपोर्ट दे देंगे, पर्सनल सर्टिफिकेट दे देंगे, उसकी सेट लैंग्वेज है कि भाई मैंने इसको काम को कराया है, सेटिस्फेक्शन है मुझे और पूरा सही काम हुआ है, एज पर नॉर्म्स हुआ है। तो ये जो है उसकी लैंग्वेज है एक प्रेस्क्राइब्ड, तो उसमें जो है उन्हें जीएफआर के उस फॉर्मेट में देना है सर्टिफिकेट, पर्सनल सर्टिफिकेट उसका नाम है,
तभी फाइनल पेमेंट रिलीज किया जाएगा। तो ये देखिए इसमें क्या है, पर्सनली सेटिस्फाइड विद द वर्क एंड वर्कमैनशिप, ये इस तरीके की लैंग्वेज उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है कि कोई मिनिस्ट्री जो है वो 50 लाख का गुड्स खरीदना चाहती है, 50 लाख के, और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अक्टूबर 1 में डिलीवर कर देते हैं गुड्स को। मिनिस्ट्री को 20 अक्टूबर को एक डिफेक्ट नजर आता है, तो एमएससी गाइडलाइंस क्या कहती हैं? तो भाई अगर कोई ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर नहीं उठाया जाता है तो उसको डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन हमें रेज करना है तो कितने दिन के अंदर करना है? विद इन 15 डेज। तो करेक्ट ऑप्शन ये रहा इसमें, टाइमली पेमेंट्स की बात है। और ये जो पीरियड एग्रीड अपॉन फॉर पेमेंट मस्ट नॉट एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ द मटेरियल्स, मतलब मटेरियल जब हमने एक्सेप्ट कर लिया उसके 45 दिन के अंदर हमें क्या करना है? पेमेंट कर देना है, सप्लाइड बाय द एमएससीज। और कोई डिस्क्रिपेंसी है तो प्रोक्योरिंग एंटिटी जो है ऑब्जेक्शन रेज करेगी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ मटेरियल्स। और अगर नहीं किया जाएगा तो मान लिया जाएगा कि भाई ये जो है डीम्ड एक्सेप्टेंस है। अब इसमें एक और बात यहाँ पे कवर हो रही है कि अगर पेमेंट डिले करेगा बायर, तो बायर को कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा टू द सप्लायर ऑन द डिलेड अमाउंट एट 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट, बैंक रेट से 3 गुना ज्यादा नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे टाइमली पेमेंट्स की जो लिमिट है 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट, और ऑब्जेक्शन रेज करना है तो 15 डेज के अंदर करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे कुछ रिक्वेस्ट आई थी यूट्यूब पे क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी हालांकि, और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर एमसीक्यूज, तो इस पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो अ स्टोर ऑफिसर रिसीव्स अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल एजेंट्स, एक स्टोर ऑफिसर को कंसाइनमेंट मिला केमिकल रिएक्शंस का, रिएजेंट्स का, और कॉन्ट्रैक्ट में जो है प्योरिटी लेवल लिखा है 99%। तो जो ऑफिसर थे उन्होंने भैया विजुअल इंस्पेक्शन किया, पैकेजिंग बोला, देखा पैकेजिंग तो बिल्कुल सील पैक्ड है एकदम बढ़िया, और वो जो है उन्होंने लिए आइटम वैसे ही रख दिए, खोल के चेक नहीं किया और उनको स्टॉक रजिस्टर में एंट्री किया और पेमेंट करवा दिया। तो कौन सा मैंडेटरी स्टेप जो है इसमें बाईपास हो गया? तो भाई इसमें जो है देखो क्लियरली बात है कि अगर कोई ऐसी चीज आती है जिसमें टेक्निकल इंस्पेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वो प्योरिटी लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो किसी अप्रूव्ड एजेंसी या इंस्पेक्टर से टेक्निकल इंस्पेक्शन कराना है जब हमें क्वालिटी कर मैच का क्या करना है? स्पेसिफिकेशन करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो है उसमें पता नहीं लगेगा कि वो जो आइटम आया है वो प्योर आया है या नहीं आया, जैसा हमने भेजा था वैसा आया कि नहीं आया। तो रूल 208 ये कहता है कि द मटेरियल्स मस्ट बी सब्जेक्टेड टू टेक्निकल इंस्पेक्शन वेयर रिक्वायर्ड टू इंश्योर क्वालिटी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस। तो ये करना है। उसके बाद देखें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनिस्ट्री की जो आईटी डिवीजन है वो एक ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सिस्टम बनाती है। ऑफिसर इंचार्ज जो है स्टोर के गुड्स रिकॉर्ड के, वो रिसीव करते हैं 500 टैबलेट्स, लेकिन उसका फिजिकल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना भूल जाते हैं। क्लेमिंग द डिजिटल लॉग इज सफिशिएंट, कहते हैं भाई कंप्यूटर पे तो चढ़ा ही लिया हमने, क्या ये कंप्लायंट है? तो भैया जो हमारे रेलिवेंट रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि ऑफिसर को जो है सर्टिफाई करना है रिसीप्ट को और रिकॉर्ड करना है उसको स्पेसिफिकली इन द अप्रोप्रिएट स्टॉक रजिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इवन इन आईटी बेस्ड सिस्टम, अगर आईटी बेस्ड सिस्टम है तो भी स्टॉक रजिस्टर में क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Now, our internal division A requires 50 rims of paper from the central store. उसी डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल डिवीजन है, उसको 50 रिम पेपर चाहिए सेंट्रल डिवीजन से। तो डिवीजन के जो हेड हैं वो एक वर्बल रिक्वेस्ट भेज देते हैं। स्टोर ऑफिसर क्या करते हैं? वो भी पेपर इश्यू कर देते हैं और अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। अब कोई प्रोसीजर तो इसमें वॉयलेट हुआ है। अब वो कौन सा प्रोसीजर वॉयलेट हुआ है? तो प्रोसीजर ये वॉयलेट हुआ है कि भैया जो ऑफिसर हैं, पहले बात तो उन्हें अपनी प्रोजेक्ट करनी थी इंडेंट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पे, और स्टोर ऑफिसर को उनसे एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेना था कि भाई 50 रिम हमने इशू किए हैं, कल को ऑडिट हमसे पूछेगा तो हम बता तो पाएंगे कि भाई इंटरनल डिवीजन में मतलब एग्जाम में या एडमिशन में कहाँ पेपर गया और कैसे कंज्यूम हुआ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ लेबोरेटरी मैनेजर इज स्टोरिंग हाईली वोलेटाइल केमिकल्स
To save space, he removes them from their specialized climate control cabinets. मतलब स्पेस बचाने के लिए जो उनकी क्लाइमेट कंट्रोल्ड कैबिनेट्स हैं उनसे उनको दूर कर देते हैं और स्टैंडर्ड ड्राई रूम में रख देते हैं उसको। तो इससे कौन सा प्रिंसिपल जो है वो वॉयलेट होता है? तो भैया इससे क्या होता है? रूल 210। रूल 210 क्या कहता है कि सेफ कस्टडी और अरेंजमेंट्स करना जो है वो स्टॉक इंचार्ज का ही काम है कि वो अपने सामान की सेफ कस्टडी करेगा, मैंडेट सेफ कस्टडी एंड अरेंजमेंट्स फॉर मेंटेनिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड डस्ट फ्री इन्वायरमेंट्स। तो ये हमारा क्या है? रूल 210 है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। रूल यहाँ पे बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा ये हमारे इसके पेपर में रूल्स या बाय रूल नंबर्स क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। ए डिपार्टमेंट परचेजेस 100 ergonomic office chairs and 50 executive desks. The accountant records them all in a single consolidated furniture register. उसे एक ही रजिस्टर में क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर देते हैं दोनों को एक ही पेज पे या एक ही रजिस्टर में। तो क्या इसमें जो नोट दिया गया है 211 में वो क्या दिया गया है? तो 211 में कहा गया है कि जो सिमिलर नेचर के आइटम्स हैं लेकिन उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं सिग्निफिकेंट, जैसे यहाँ पर एक एर्गोनॉमिक चेयर है और एक एग्जीक्यूटिव चेयर है, या जैसे एक स्टडी टेबल है और एक क्या है? ऑफिस टेबल है। तो उनको क्या करना है? अलग अलग अकाउंटिंग करनी है, अलग अलग उनकी एंट्री करनी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग अ ईयरली ऑडिट it is found that the plant and machinery register has not been updated for 18 months because no new items were bought. This violates। मतलब कोई आइटम नहीं खरीदा गया तो हमने क्या किया? रजिस्ट्री के रजिस्टर को अपडेट ही नहीं किया, प्लांट और मशीनरी के रजिस्टर को। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई फिक्स्ड एसेट्स को हर साल वेरीफाई करना है, इसीलिए एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन होता है सभी डिपार्टमेंट्स में, जिसमें एज ऑन 31 मार्च जो है एक कमेटी बना के स्टॉक को क्या किया जाता है? वेरीफाई कराया जाता है और उसी में क्या होता है? अपडेशन वगैरह होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अ डिपार्टमेंट मेंटेन्स अ स्टॉक ऑफ 1000 प्रिंटर टोनर्स। द एनुअल यूजेज इज ओनली 100। द टोनर्स हैव बीन सिटिंग इन द स्टोर फॉर 14 मंथ्स अकॉर्डिंग टू जीएफआर। मतलब एक डिपार्टमेंट में 1000 प्रिंटर रहते थे और एनुअल यूजेस तो केवल 100 का है, मतलब 10 गुना ज्यादा रखते थे वो। और टोनर जो है वो स्टोर में 14 महीने 14 मंथ्स रहते थे, खाली पड़े रहते थे ऐसे ही। इंक सूख सकती है उनका, खराब हो सकता है। तो जीएफआर क्या कहता है इसमें? जीएफआर जो है वो कहता है भैया कि कोई भी मटेरियल जो स्टॉक में 1 साल से ज्यादा फालतू पड़ा है, खाली पड़ा है, यूज नहीं हो रहा है, उसे सरप्लस मान सकते हैं। शेल जनरली बी कंसीडर्ड सरप्लस। कि मटेरियल स्टॉक जो है फॉर ओवर अ ईयर इज कंसीडर्ड सरप्लस। हाँ, यहाँ पर एक बात की गई, बफर स्टॉक। जैसे कुछ चीज़ों का हमें बफर स्टॉक रखना होता है, जैसे स्कूल की बात करें तो A4 पेपर का रखना होता है, कार्ट्रिज का भी रखना होता है। तो वो जो बफर स्टॉक है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट और क्वांटिटी देयर ऑफ के हिसाब से डिसाइड करना है। और वो कौन डिसाइड करेगा कि भाई ऑप्टिमम बफर स्टॉक रखना है हमेशा ऑफिस में? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर। अगर इन्वेंट्री कैरिंग मतलब चीजों को संभाल के रखने में ही एक खर्चा हो रहा है तो दैट डज नॉट ऐड वैल्यू टू द मटेरियल बीइंग स्टॉक्ड। तो उससे क्या हो रहा है? जो हम मटेरियल रख रहे हैं उसमें कोई वैल्यू एड ऑन नहीं हो रही है। तो ऐसे स्टॉक को जो 1 साल से ज्यादा है शेल जनरली बी कंसीडर्ड सरप्लस अनलेस एडिक्वेट रीजंस टू ट्रीट इट अदरवाइज एग्जिस्ट। तो उसको हम क्या मानेंगे? सरप्लस मानेंगे। किसको सरप्लस मानेंगे? ऐसे सामान को जो 1 साल से ज्यादा स्टॉक में है और उसको रखने में ही ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं? सरप्लस मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हैज एग्जैक्टली 15,000 वॉल्यूम्स। हाउ ऑफन मस्ट लाइब्रेरियन परफॉर्म अ कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन? तो एक लाइब्रेरी में 15,000 बुक्स हैं या वॉल्यूम्स हैं और उसमें जो है लाइब्रेरियन को स्टॉक वेरिफिकेशन करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है।
तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसको भाई हर साल करना पड़ेगा, एवरी ईयर। जो एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन है उसका नाम ही है एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, दैट हैज टू बी डन एवरी ईयर फॉर लाइब्रेरीज विद नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं लाइब्रेरी वाले के इसको, कि लाइब्रेरी में क्या कहा गया है कि भाई अगर बुक्स 20,000 से कम है तो हर साल होगा वेरिफिकेशन, एवरी ईयर। अगर 20,000 से 50,000 तक है तो उसको वंस इन 3 इयर्स करना है, वंस इन 3 इयर्स। और सैंपल वेरिफिकेशन करना है 3 3 साल के अंदर, अगर 50,000 से ज्यादा बुक्स हैं तो सैंपल वेरिफिकेशन एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 इयर्स shall be done in case of libraries having more than 30,000, sorry, have more than 50,000 बुक्स, जिसमें 50,000 बुक्स से ज्यादा है। अब वेरिफिकेशन जब हुआ, मतलब जब सैंपल वेरिफिकेशन किया 3 साल में एक बार, अब बुक्स हैं 50,000 से ऊपर, तो अगर मान लो सैंपल वेरिफिकेशन में हमें कुछ अनरीजनेबल, मतलब रीजनेबल लॉस या रीजनेबल थेफ्ट उसमें नजर आ रही है जो डिसऑनेस्टी या नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं है, तो फिर हमको क्या करना है, फिर हमको उसका जो है वेरिफिकेशन करना है, ठीक से पूरा वेरिफिकेशन करना है। और अगर किसी बुक की वैल्यू 1,000 रुपीज से ज्यादा है या बुक जो है बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना है और उसके लिए क्या करना है, एक्शन लेना है, उसकी रिकवरी करनी है। तो ये काम हमें करना है। तो बुक से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी है जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये लिखा ही है कि मैंडेट्स वेरिफिकेशन एटलीस्ट वंस इन 3 इयर्स फॉर लाइब्रेरीज हैविंग 20,000 to 50,000 वॉल्यूम। तो ये यहाँ पर बात है भाई, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, फिर बी ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि लाइब्रेरी में 45,000 बुक्स हैं तो वेरिफिकेशन मस्ट बी डन एटलीस्ट वंस इन 3 इयर्स। नेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइब्रेरी कंटेन्स 80,000 वॉल्यूम, 80,000 वॉल्यूम है उसमें, और लाइब्रेरियन साहब जो है सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं हर 3 साल में। तो किस कंडीशन में उन्हें कंप्लीट वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो उन्हें कंप्लीट वेरिफिकेशन करना चाहिए अगर वेरिफिकेशन के दौरान कुछ अनयूजुअल या अनरीजनेबल शॉर्टेजेस हैं। तो इफ द वेरिफिकेशन रिवील्स दिस, देन दे शुड स्विच टू कंप्लीट वेरिफिकेशन। A store officer is being transferred to another station. He hands over the keys sorry, to the incoming officer and leaves. What mandatory document is missing? कीज हैंड ओवर कर दी ट्रांसफर में, तो ऐसे ही थोड़ी ही चलेगा भाई, उनको क्या करना पड़ेगा, एक साइंड स्टेटमेंट हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, गिविंग ऑल रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ द गुड्स मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाय बोथ द रिलीविंग एंड रिलीव्ड ऑफिसर्स। तो वो भी क्या करना पड़ेगा, साइन करा के जान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा अनसर्विसेबल इक्विपमेंट पड़ा हुआ है और उसको जो है रेजिडुअल वैल्यू उसकी मान ली गई है कितनी, 4.5 लाख। तो कौन सा डिस्पोजल जो है वो मैंडेटरी है, तो भाई इसमें जो एडवर्टाइज टेंडर या पब्लिक ऑक्शन करना है, अगर उसकी जो वैल्यू है 4 लाख से ज़्यादा है और 4 लाख से कम है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसा भी डिसाइड करे उस हिसाब से उसका डिस्पोजल किया जाएगा 4 लाख से कम में, और 4 लाख से ज़्यादा अगर है तो एडवर्टाइज टेंडर या पब्लिक ऑक्शन करना है उसका। और इसमें जो है अगर मान लीजिए कुछ ऐसा वेस्ट है जो हजार्डस है, जो नुकसानदायक है, तो उसको हम इमीडिएट बेसिस पे उसका डिस्पोजल करना है। और जो ई वेस्ट है उसके हम देते हैं किसी को या केमिकल, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रिसाइकलिंग का, तो उन्हीं को हम ई वेस्ट दे सकते हैं, तो वो सर्टिफाइड होने चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिपार्टमेंट नीड्स टू डिस्ट्रॉय 1,000 एक्सपायर्ड एंटी विनोम वायल्स। दवाई है और उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो प्रायोरिटी कंसिडरेशन क्या है रूल 218 में, तो रूल 218 कहता है कि भाई उसका इमीडिएट डिस्पोजल करना है,
डिस्ट्रक्शन करना है जिससे कि हेल्थ हैजार्ड्स या मिसयूज उसका ना हो। अब एक स्टोर ऑफिसर को क्या होता है, लॉस ऑफ आइटम्स, लगता है कि भाई मेरे आइटम कम है स्टॉक टेकिंग के दौरान, तो वो उसको डायरी में नोट कर लेते हैं, लेकिन उसका फॉर्मल सैंक्शन नहीं लेते क्योंकि कोई पैसा ही उसमें स्पेंड नहीं हुआ था। तो क्या ऐसा ठीक है भाई? तो ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या है जो रूल हमारा 223(1) कह रहा है कि फॉर्मल सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ऑल लॉसेस, वो हमें करना है उसमें, उसके लिए कि भाई बताना है और राइटिंग में लेना है कि भाई इतना सामान जो है वो क्या है, नहीं मिल रहा है या लॉस हो गया, लॉस्ट हो गया है। तो वो रूल 23(1) के हिसाब से विच रिक्वायर्स फॉर्मल सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ऑल लॉसेस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। एन एक्सपेंसिव पीस ऑफ इक्विपमेंट इज एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग टेस्टिंग। एक एक्सपेंसिव पीस था, इक्विपमेंट था कोई, और वो डिस्ट्रॉय हो गया टेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि भाई ये नेग्लेक्ट थी आफ्टर परचेज, परचेज के बाद क्या हो गया, लोग नेग्लेक्ट हो गए। तो इसको कैसे कैटेगराइज किया जाएगा? तो इसको कैटेगराइज किया जाएगा लॉसेस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। तो हमने इसको डिफाइन भी किया है कि रूल 223 कहता है भाई नेग्लिजेंस आफ्टर परचेज कम्स अंडर लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन फॉर एनालिसिस पर्पस। लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन जो है वो क्या है, लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन शेल बी एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर फॉलोइंग हेड्स। एक तो नॉर्मल फ्लक्चुएशन है मार्केट का, नॉर्मल वियर एंड टियर, लैक ऑफ फोरसाइट इन रेगुलेटिंग परचेज एंड नेग्लिजेंस आफ्टर परचेज, ये सब किस में आएंगे, लॉसेस ड्यू टू डिप्रिसिएशन में आएंगे। नाउ लॉसेस नॉट ड्यू टू डिप्रिसिएशन ये किस में आएंगे, लॉसेस नॉट ड्यू टू डिप्रिसिएशन शैल बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कौन से? लॉसेस ड्यू टू थेफ्ट और फ्रॉड, लॉसेस ड्यू टू नेग्लेक्ट, एंटिसिपेटेड लॉसेस ऑन अकाउंट। तो ये जो है क्या है, हमारा क्वेश्चन का आंसर है कि भाई अगर कोई इक्विपमेंट का जो है डिस्ट्रॉय हो गया ड्यूरिंग टेस्टिंग तो वो किस में आएगा। चैप्टर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सीबीएसई का बहुत फेवरेट है, इस पे भी एक दो क्वेश्चन आए हैं अभी ताजे ताजे एग्जाम में, अभी बाद में बात करेंगे। तो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी क्या करती है, उसे रिकरिंग ग्रांट मिलती है और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के मिलते हैं अनस्पेंड बैलेंस की वजह से बैंक अकाउंट में। तो हाउ शुड दिस इंटरेस्ट बी ट्रीटेड, तो इस इंटरेस्ट को कैसे ट्रीट करना चाहिए? तो इस इंटरेस्ट को ट्रीट करेंगे भाई कैसे, इट मस्ट बी मैंडेटोरीली रिमिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इमीडिएटली आफ्टर अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड। तो वो क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट मिला है, तो जो इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि सर पैसा हमारा नहीं था ना, पैसा किसका था, पैसा सरकार का था, सरकार ने हमें पैसा दिया, ग्रांट दी, तो ग्रांट दी सरकार के पैसे पे इंटरेस्ट आया, तो वो वापस किसको जाना है, सरकार को ही जाना है। तो उसको हमें इमीडिएटली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या कर देना है, रिमिट कर देना है, जैसे ही हमारे अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनल होते हैं। तो जितनी भी इंटरेस्ट होती हैं, दूसरी अर्निंग्स होती हैं अगेंस्ट ग्रांट इन एड और एडवांसेस रिलीज टू एनी ग्रांटी इंस्टीट्यूशन शुड बी मैंडेटोरीली रेमिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, सच एडवांसेस शुड नॉट बी अलाउड टू एडजस्ट अगेंस्ट फ्यूचर रिलीजेस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑटोनोमस बॉडी रिसीव 60% ऑफ इट्स रिकरिंग एक्सपेंडिचर थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। ऑटोनोमस बॉडी को 60% जो है वो अपना रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट ग्रांट से। द बॉडी डिसाइड्स टू ऑफर इट्स एम्प्लॉयज अ सैलरी स्केल 10% हाइयर देन इक्विवेलेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। मतलब पैसा मिला, रिकरिंग एक्सपेंडिचर मिला गवर्नमेंट से ग्रांट की फॉर्म में, और उन्होंने सोचा कि भैया मैं तो इससे सैलरी बढ़ाऊंगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। दिस इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, क्योंकि ग्रांट का पैसा है तो उससे सैलरी नहीं बढ़ सकती। ऑर्गेनाइजेशंस रिसीविंग मोर देन 50% फंडिंग मस्ट ऑर्डिनरली कीप स्केल्स नॉट हायर देन दोज इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो भी यहाँ से ग्रांट मिल रही है उससे हमें सैलरी बढ़ानी नहीं है, बढ़ा के नहीं देनी है। So the correct option is option B. Organizations which receive more than 50% of their recurring expenditure in the form of grant in aid should ordinarily formulate terms and conditions of service of their employees which are by and large not higher than those applicable to similar categories of employees in central government. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको 51% से ज़्यादा रिकरिंग एक्सपेंडिचर एड के फॉर्म में मिल रहा है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस की बनाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और
कुछ कुछ वैसी ही बनाएंगे जो सिमिलर कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद देखो, और कोई अगर एक्सेप्शनल केस है तो रिलैक्सेशन में बी मेड इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन कोई भी रिलैक्सेशन देंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंसल्टेशन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रांटी इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स अ हाई एंड मेडिकल स्कैनर वर्थ रुपीज 80 लाख यूजिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स। 2 years later they want to sell it to a private hospital to upgrade. Which condition applies? मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने को हाई एंड मेडिकल स्कैनर की जरूरत है, गवर्नमेंट ग्रांट से लेना है उसको, 2 साल बाद फिर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में बेचना चाहते हैं अपग्रेड करने के लिए, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? तो भैया यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्या दे कैन सेल इट एंड कीप द प्रोसीड्स फॉर द अपग्रेड? नो। एसेट्स एक्वायर्ड आउट ऑफ ग्रांट्स shall not be disposed and without prior approval of the sanctioning authority। तो जो एसेट्स हैं जो ग्रांट से बने हैं, ठीक है, उनको डिस्पोज नहीं किया जाएगा बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के या बिना सैंक्शनिंग अथॉरिटी के अराइवल के, अप्रूवल के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी सही है यहाँ पर, क्योंकि दे कैन सेल इट इफ ओनली इफ द स्कैनर इज डिजायर्ड ऑब्सोलीट। अगर मतलब बेकार हो गया है, स्कैनर किसी काम का नहीं है, तो भी तो उसको कंडेम करना पड़ेगा, कंडेमनेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। Now, for a recurring grant release in the financial year 2024-25, what is the deadline for the grantee organization to submit the utilization certificate? तो जो रिकरिंग ग्रांट हमें 2024-25 में मिली थी, उसकी जो डेडलाइन है और हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की, वो कब तक है? तो वो जो है विद इन 12 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 12 months के अंदर जो है उसको क्या दे देना है? हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देना है। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, एक साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, उसने जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को ग्रांट दी, तो वो चाहते थे सेकंड इंस्टॉलमेंट, दे वांट टू रिलीज द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द ग्रांट फॉर द करंट ईयर अकॉर्डिंग टू स्पेशल प्रोविजंस फॉर साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स। तो क्या स्पेशल प्रोविजन है इसमें साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लिए? तो इसमें भैया साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लिए है कि दे कैन रिलीज इट ऑन रिसीप्ट ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट confirming utilization of 75% of the total value of previous grants। तो ये अगर हम कंफर्म करके दे देते हैं कि भाई हमने 75% जो है प्रीवियस ग्रांट का कंज्यूम कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है, और उसका हम सर्टिफिकेट देते हैं, तो फिर वो उसको रिलीज कर देंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। रूल 228 ये पूरा लिखा हुआ है कि एज ए स्पेशल मेजर साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स आर परमिटेड टू रिलीज सब्सिक्वेंट ग्रांट्स इन एड ऑन रिसीप्ट ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कंफर्मिंग यूटिलाइजेशन ऑफ 75% ऑफ द टोटल वैल्यू। मतलब अगर 75% से ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है टोटल वैल्यू से, तो वो क्या होगा? दैट विल बी इश्यूड, उनको जो सब्सिक्वेंट ग्रांट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो दे दिया जाएगा। A ministry is considering a loan application from a private cooperative society. Before sanctioning, the ministry must ensure the security offered is worth at least। तो मिनिस्ट्री को जो है एक लोन एप्लीकेशन कंसीडर कर रहे थे, और वो कहाँ से आती है? एक प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो इन मिनिस्ट्री को अगर सैंक्शन करना है तो उसे कितनी सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी? एटलीस्ट ऑफर्ड इज वर्थ एटलीस्ट। तो उनको जो है 33 (1/3%) मोर देन द अमाउंट ऑफ लोन। तो भाई लोन्स टू पार्टीज अदर देन स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा या सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज जो अपनी है उनके अलावा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज के अलावा, उनको जो दिया जाएगा वो केवल सिक्योरिटी जमा करा के ही दिया जाएगा। और सिक्योरिटी क्या होगी? 33 (1/3%) मोर देन द अमाउंट ऑफ द लोन, उतनी होगी तब उनको लोन दिया जाएगा। ठीक है। हालांकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो लेस वैल्यू या ज्यादा वैल्यू के में एक्सेप्ट सिक्योरिटी ऑफ लेस वैल्यू फॉर एडिकेट रीजंस टू बी अकॉर्डेड, तो कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर जो है एक मिनिस्ट्री के, उनको एक एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ऑन द स्टेटस ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग लोन्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वो कितनी तारीख तक सबमिट करनी है? तो भाई यहाँ पे याद रखेंगे
बाई 30th जून ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, 30th जून ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर तक क्या करनी है, वो सबमिट कर देनी है एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट, 30th जून ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। Under a direct benefit transfer scheme, the ministry transfers funds directly to beneficiaries. अब इसमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? तो भाई जो इंटीमेशन आता है बैंक से या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, वो भी काफी है और उसी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मान सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए मिनिस्ट्री ने रिकरिंग ग्रांट सैंक्शन की। अब रेगुलर स्टाफ स्ट्रेंथ जो है मान लीजिए 1000 है, तो बेस अमाउंट क्या होगा? तो इसमें जो बेस अमाउंट है वो है ₹50 पर हेड पर एनम। रूल 245 का एक स्पेशल कंपोनेंट है, जो इसमें सेट 2 है, जो रूल 245 का वो कहता है कि भाई जो रेट है वो कितना होना चाहिए, 50 पर हेड पर एनम। उसमें कहीं कहीं एडिशंस भी हैं, अगर आप पूरा डिटेल रूल पढ़ेंगे, जैसे हमने लिया है कि रेगुलेशन ऑफ रिकरिंग ग्रांट इन एड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर, amenities are or of recreational or welfare facilities to the staff of the offices regulated under the order of Ministry of Home Affairs issued from time to time। तो उन्होंने कहा जो रेट है ग्रांट इन एड का विल बी ₹50 पर हेड पर एनम। और उन्होंने ये भी कहा कि एन एडिशनल ग्रांट इन एड अप टू ₹25 पर हेड पर एनम टू मैच द सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बाय द एग्जिस्टिंग स्टाफ क्लब्स विल बी एडमिसिबल। मतलब स्टाफ क्लब ने अगर कुछ कलेक्शन किया है तो उसके लिए एडिशनल ₹25 भी वहां पर मिलेंगे। और ऐसे स्टाफ क्लब जो उसी फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुए हैं जिसमें ग्रांट इन एड मिलना है, तो जो एडिशनल मैचिंग ग्रांट्स हैं इन एड अप टू ₹25 पर हेड पर एनम, वो जो है वो भी मिलना चाहिए। तो ये जो है हमारा क्या है, वेलफेयर के लिए अगर मिनिस्ट्री सैंक्शन करना चाहती है रिकरिंग ग्रांट तो उसके लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लोन जो है गवर्नमेंट का रीपे किया जाता है, जीएफआर के मुताबिक उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएस एनवीएस में आया हुआ है 2023 में। फॉर द डे ऑफ पेमेंट बट नॉट फॉर द डे ऑफ रीपेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस दिन पेमेंट होगा उस दिन के लिए तो इंटरेस्ट देना है, लेकिन रीपेमेंट वाले दिन के लिए पेमेंट नहीं देना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टारगेट डेट for the submission of a loan utilization certificate from the date of sanction? तो टारगेट डेट क्या है भाई? लोन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें अगर सबमिट करना है तो उसके लिए जो है हमें टाइम दिया गया, वो कितना दिया गया है, 18 मंथ्स का टाइम दिया गया है लोन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिए। नाउ विच स्पेसिफिक प्रोविजन हैज बीन मेड इन द जीएफआर 2017 to facilitate the procurement of goods and services required by ministries, departments through online portal of government e-marketplace? तो कौन सा स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया? रूल 149 ये कहता है कि भाई आपको सारा सामान कहाँ से लेना है? जेम से ही लेना है, अनलेस वो जेम पे अवेलेबल नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि जब आप गुड्स बेच रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जेम पे, तो जो सेलर है वो लीस्ट पॉसिबल प्राइस देता है या फिर कुछ परसेंटेज देता है वो इन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो सेलर्स को जो है दे आर फ्री टू ऑफर हायर डिस्काउंट, वो ज़्यादा डिस्काउंट भी दे सकते हैं और ये अंडरटेकिंग देंगे कि वो दे वुड नॉट सेल और ऑफर टू सेल द सेम प्रोडक्ट इन कंपेरेबल क्वांटिटी। सेम प्रोडक्ट को वो ऐसा नहीं कि बहुत कम में दे दें या बहुत ज़्यादा में दे दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन द ऑफर प्राइस ऑन जेम, जो जेम पे प्राइस है वही उनकी एक्चुअल प्राइस भी होनी चाहिए। तो इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कितना कंसेशन देना होगा, तो उनको जो है 10% का जो है वो कंसेशन देना है जेम पोर्टल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के ईएमआरएस में आया है ये। ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स को प्रमोट करने के लिए डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कैसे जनरेट होगा? ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और उसके बाद जो है तो इसमें कह रहे हैं कि प्लीज आइडेंटिफाई द रूल ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 फ्रॉम द फाइनेंशियल ऑप्शन। तो ईएमआरएस में क्वेश्चन आया है कि जो डायरेक्ट डीबीटी होते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं,
तो उसमें जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। कैसे? पीएफएमएस से। ठीक है, इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो मिनिस्ट्री फाइनेंस से होते हैं। तो कौन सा रूल है जो इसके लिए अलाउ करता है? तो रूल 241 ऑफ द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 247 2017 allows for it. So the correct option is option C. यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डीबीटी स्कीम, अगर स्कीम जो है डीबीटी में है जहां फंड फ्लो जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से बेनिफिशियरीज तक जा रहा है, तो उस इंटीमेशन तो उसके हम इंटीमेशन को या पेमेंट के इंटीमेशन को एनपीसीआई के आधार पेमेंट ब्रिज उसको भी हम मान सकते हैं और उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया है, देखिए अ नेशनल, ये ईएमआरएस के पेपर में, अ नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल एंड एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस has been set up for center and state government ministries, departments, central and state public sector undertakings, autonomous institutions and local bodies for procurement of common use goods and services. Identify the entirety and any two novel features which were not available in the ages of general financial rules. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेम के बारे में पूछा है, लेकिन इनोवेटिव तरीके से पूछा है, इनडायरेक्टली पूछा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है एक तरीके से। तो ये जेम है, आपको पता है। और जेम में कौन कौन से फीचर नहीं है? एक तो जो है, मतलब जेम में है, जीएफआर में नहीं थे। एक तो रिवर्स ऑक्शन है, L1 परचेज वाया कंपैरिजन है, डिमांड एग्रीगेशन है, और बहुत सारे हैं जो पहले नहीं थे, लेकिन अभी जेम में सारे फीचर्स आ गए हैं और उन्होंने प्रोक्योरमेंट को सुविधाजनक बना दिया है। नेक्स्ट, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंट करप्शन इन हाई वैल्यू टेंडर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंप्लीमेंट अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट where bidders disclose past transgressions and eminent persons of high integrity are appointed to monitor the process. Identify this mechanism and state any two criteria for the zone of consideration for the empanelment of these monitors. तो क्या है कि भाई एक इंटेग्रिटी पैक्ट होता है जिसे इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स मार्क करते हैं, मॉनिटर करते हैं। अब इसमें दो जो क्राइटेरिया है इनके एम्पैनलमेंट के, वो क्या है? एक तो रिटायर्ड ऑफिसर इसमें होंगे जिनकी पोस्ट एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विवेलेंट हो, या पर्सन्स ऐसे लोग जो जिनके पास सीएमडी पोस्ट हो शेड्यूल ए अंडर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड वर इक्विवेलेंट टू एडिशनल सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उसको रखेंगे हम इसमें। उसके बाद, टू अचीव द सीमलेस एग्जीक्यूशन ऑफ डिजिटल प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट एंटिटीज आर इनकरेज्ड टू यूज अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क impaneled by a designated agency to access skilled professionals across the three predefined categories and standardized rates. तो कौन सी एजेंसी है वो? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है वो, और उसमें जो इम्पैनलमेंट है वो 3 साल के लिए वैलिड है और 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ये कैपेक्स और ओपेक्स पे क्वेश्चन है, तो देख लेंगे इसको। सो दैट्स ऑल अबाउट और टुडेज टॉपिक ऑन जीएफआर 2017। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक से क्वेश्चन जो है कि जो समझ है वो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास 2 दिन बचे हैं मिशन केवीएस और एनवीएस को फतेह करने के लिए। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल अगर शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए वी हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड, दैट विल बी सर्कुलेटेड थ्रू टेलीग्राम। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग पेडागॉजी एंड द गवर्नमेंट रूल्स डिकोडेड। हम साथ हैं आपकी तैयारी में।